तो चलो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ अपन ने लास्ट टाइम छोड़ रखी थी। तो हमने यहाँ पे देखा था ये दो चीज़, ठीक है, एक ये और एक ये। अब देखो इसी पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 5 न्यूटन। तो देखो ये वाला जो चीज़ हमने कल सीखा था ये किस पे था, ये था तुम्हारा 180 डिग्री पे, जब थीटा 180 था और ये थीटा 0 डिग्री पे था, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस दोनों को इस सब वैल्यू में से इस दोनों को जोड़ने पे कितना मिनिमम हो सकता है और कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो देखो 3 5 माइनस 3 2 और 5 प्लस 3, तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमम, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम। अगर तुम्हारा इन सब ऑप्शंस में से इस दोनों के बीच मतलब इक्वल्स टू 8, 2 और 8 के बीच में जो भी लाई करेगा ना वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो रेंज क्या अपना मिनिमम ये मैक्सिमम ये, तो इस दोनों के बीच में जो नंबर रेंज लाई करेगा वो अपना आंसर होगा। तो देख लो 0 हो नहीं सकता क्योंकि 2 से पीछे है, 1 हो नहीं सकता 2 से पीछे है, 10 8 के भी बाहर चला गया, मैक्सिमम रेंज से भी बाहर चला गया, 2 जो है वो है और 6 भी है, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए हमने ये फॉर्मूलेज देख रखे थे। अब मान लो दो वेक्टर को तो हमने जोड़ दिया, ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए था। लेकिन अगर मान लो वेक्टर 3 4 हैं तो उसके लिए हम लोग लॉ यूज करते हैं पॉलीगन लॉ। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस हेड के ऊपर जो है दूसरे का टेल रखते जाओ, ठीक है, ये रखते जाओ, यहाँ से रखते जाओ, बस लास्ट वाला जो होगा ना उसको इसके अपोजिट रख देना, ठीक है, ये इसके अपोजिट रख देना, इस तरफ से ऐसे चलो और जो रिजल्टेंट होगा अपना वो इस तरह से, इसको जोड़ने पे 0 आता है, बस इतना याद रखो, काम हो जाएगा अपना। इससे ज़्यादा अपने को पॉलीगन लॉ में नहीं समझना है सबका। और ये जो 0 है इसको अपन बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर। बस एक नया चीज़ सीखने के लिए बस यही था, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसको जोड़ते जाओ और लास्ट में जो रिजल्टेंट होगा अपना उसको अपोजिट साइड से, इसको इस साइड से, इसको अपोजिट साइड से, हेड के ऊपर टेल, टेल के ऊपर हेड। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पीछे कर रखा है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखने का नया चीज़ ये है कि देखो अगर दो वेक्टर मान लो a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों वेक्टर जो है इस तीनों का सम अगर 0 है तो पूछेगा कि दो वेक्टर मान लो a प्लस बी ये बना, तो अब बोलता है कि इस दोनों वेक्टर का सम जो है इसके बराबर तब होगा। देखो वेक्टर तो नहीं हो सकता लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वाइज अगर पूछोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज जो है इन दोनों का सम a प्लस बी वेक्टर का सम तीसरे के बराबर हो सकता है और थीटा जो है वो 180 का होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखो मान लो कि एक वेक्टर है, ये a वेक्टर है, मान लो ये b वेक्टर है, ठीक। अब इस दोनों वेक्टर का सम कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा और उसको इक्वल करने के लिए इधर एक c वेक्टर होगा। मान लो ये a वेक्टर है, ये v वेक्टर है, इस दोनों का सम कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा और इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे c वेक्टर है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इसके अगर इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में तो वैल्यू 0 आ सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है और इसको भी जो है इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन बी 0 रिजल्टेंट। इसको भी हम लोग उसी चीज से करेंगे जिसको हमने आज का सबसे शुरुआत का फॉर्मूला यूज किया था, मिनिमम और मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट से। देखो यहाँ भी हमने सेम चीज किया था और यहाँ भी हम लोग वही सेम चीज करेंगे। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम किसी दो का सम लेंगे और उसको मिनिमम मैक्सिमम से चेक कर लेंगे, अगर वो दोनों के बीच में लाई करता है तीसरा वाला तो बस आ जाएगा आंसर अपना। तो सबको चेक कर लेते हैं। देखो इस दोनों को जोड़ो, मान लो इस दोनों को जोड़ते हैं तो 2 + 6 8, इसका हो गया मैक्सिमम रेंज 8, सॉरी 2 + 4 6, मैक्सिमम रेंज हो गया 6 और 2 4 माइनस हो गया तुम्हारा 2। तो 2 और 6 के बीच में अगर रेंज हुआ आंसर तीसरे का तो आंसर सही होगा। तो देखो 0 हो सकता है पॉसिबल, तो 8 इसके तो बाहर ही चला गया तो पॉसिबल नहीं है, इसके तो पीछे आएगा ही नहीं 8 तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो इस दोनों को जोड़ो तो 22, मैक्सिमम हो गया तुम्हारा 22 और मिनिमम हो गया 2, तो ये जो 23 है वो 23 जो है वो 22 के बाहर चला गया तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 2 1 3, मैक्सिमम हो गया 3 और मिनिमम हो गया 1 और ये जो है वो लाइक कर रहा है तो ये आंसर हो जाएगा अपना। चौथाई को देखने का जरूरत भी नहीं है, अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें सीखने लायक यही चीज था कि एक ये रिजल्टेंट 0 लाने का तरीका, वही तुम इक्विलिब्रियम फोर्सेस पे भी करते ही होगे, 3 एंगल ऐसे फोर्सेस
लैमीज थ्योरम में, बेसिक मैथ्स में लैमीज थ्योरम पढ़े होगे, जिसमें कि ये पढ़ा था हमने, दो फोर्सेस, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे और ये इसको बैलेंस कर देगा। मान लो ये F, यहाँ ये F, इस दोनों का एक रिजल्टेंट और फिर ये एक ऐसा फोर्स जो इसको बराबर इक्विलिब्रियम में ले आएगा। हम लोग इसका यूज करते हैं एनएलएम में बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम टाइम एनएलएम में इसका क्वेश्चन बनता है। अभी देखो ये एक पॉइंट है कि रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। जो रिजल्टेंट है इसका देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, इस दोनों का मैग्नीट्यूड जो कि अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड में भी अनइक्वल है, तो मान लो एक का 10 न्यूटन है, एक का 5 न्यूटन है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कभी भी जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इसी पे बेस्ड आता है दूसरा पॉइंट, लेकिन इसको हमको जीरो करना ही है। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है अपने को मांगते हैं जीरो, तो अगर मान लो इसका रिजल्टेंट जीरो करना ही है तो हमको मिनिमम जो है वो 3 कोप्लेनर वेक्टर्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ रिजल्टेंट जीरो। क्योंकि देखो मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे आर वेक्टर आएगा। ठीक है, अब ये आर वेक्टर को यहाँ पे इक्वल करने के लिए एक और वेक्टर चाहिए, तो 1 2 3, मतलब 1 2 इसका एक रिजल्टेंट और इसके बराबर ये 3, ये सी वेक्टर। तो ये सारा का सारा एक एक्स वाई प्लेन में ही है, ये मान लो वाई प्लेन है अपना और ये एक्स प्लेन है। अब इसी में प्लॉट कर दो, ये रहा अपना एक वेक्टर, एक ये वेक्टर, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट और ये इसका सी वेक्टर। तो 3 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट को जीरो करने के लिए एक प्लेन में। तो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है ना बिल्कुल इक्वल है तुम्हारा एडिशन के। जो भी हमने एडिशन में देख रखा है बिल्कुल सेम डिट्टो ही है, मैं तो बोलूँगा। देखो एक बार देखते हैं कि हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर क्या था। एडिशन ऑफ वेक्टर ये था, फॉर्मूले भी सेम है, बस एक चेंज है। अभी देखो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या था, वेक्टर ए और इसमें हम लोग जोड़ते थे वेक्टर बी को। ठीक है, इसमें भी सेम काम करना है, बस इसको अपोजिट कर देना है। जब हम लोग को ए माइनस बी वेक्टर बोला जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में ए प्लस और ये माइनस बी वेक्टर को इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर। हमने क्या किया, बस बी वेक्टर को जो है वो माइनस के साथ लगा दिया। अब देखो कैसे होगा, मान लो अपना वेक्टर होता है कि ये ए वेक्टर, और हम लोग जब जोड़ते थे ए प्लस बी करते थे तो ये हम लोग का होता था बी वेक्टर, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बस इधर इसके अपोजिट में लगा दो, ये हो गया माइनस ऑफ वी वेक्टर। अपना रिजल्टेंट पहले यहाँ आता था, अब जो इस दोनों के बीच में मान लो, और अब जो है अपना रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट यहाँ, और ये रिजल्टेंट बराबर होगा ए वेक्टर प्लस माइनस जोड़ के बी का माइनस जोड़ देंगे उसमें, और ये बराबर होगा ए माइनस बी के। अब देखो इस सबसे कुछ खास मतलब है भी नहीं अपने को तो फॉर्मूले से मतलब है, और वो फॉर्मूला क्या है, वही जो हम लोग करते आ रहे थे, बस उसी में ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब उसका क्या था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बस माइनस के जगह पे प्लस आ गया है, यहाँ रूट लगा लो यार, लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा उसमें फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा का। tan अल्फा का बात हमने क्या किया था कि बेस एंगल और रिजल्टेंट के बीच में बनने वाला tan अल्फा, तो यहाँ भी सेम रहेगा। बस उसमें एडिशन के लिए क्या किया था हमने, जब ऐड किया था तो एडिशन के लिए क्या किया था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना। अब इसमें तो अभी तो हम लोग को माइनस करना है, तो यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल डिट्टो। अब देखो इससे हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, ये देखो हमने प्लस में ये पर रखा था और माइनस में देखो बस एक ही चीज का चेंज है, वो है माइनस, और कुछ भी नहीं। और एक वो वाला फॉर्मूला उसका भी हमने पहले देख रखा है, जब इक्वल वेक्टर्स का सम करना हो, 2 इक्वल वेक्टर्स का, तो उसके लिए भी हमने देख रखा है कि सब्ट्रैक्ट था तो एस से माइनस, यानी कि 2a साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू रिजल्टेंट। ये सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे साइन, ये भी हमने पहले देख रखा है 2 इक्वल वेक्टर्स के लिए। अब देखो उसमें हमने बात करी थी कि मैक्सिमम और मिनिमम से मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, तो यहाँ भी बात करना होगा। और इसको बात क्या करें, बिल्कुल अपोजिट है, जो वहाँ पे हमने बात कर रखा है ना, बस उसका डिट्टो है ये और अपोजिट में है। तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, देखो a माइनस बी ये, और
इक्वल ए वेक्टर बी, मैं सब कुछ सेम ही लिख रहा हूँ, ऊपर से देख के ही छाप रहा हूँ, तुम भी छाप सकते हो। ये रहा, मैंने ए प्लस बी ये मैंने छाप दिया ऊपर से लेके, ठीक है, यही रिजल्ट भी है। अब बस मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ, और जो यहाँ पे है वो यहाँ। देखो यहाँ पे 180 था तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री कर दूंगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 था तो थीटा इक्वल्स टू 180। अब तुम फॉर्मूले से निकालते बैठो, मुझको तो याद है। अब बात आता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पे हमने क्या पर रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही सेम है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ चेंज ही नहीं है, बिल्कुल डिट्टो है। 90 डिग्री पे तो दोनों का सेम है। एक बस कंफ्यूजन है तो इसको तुम चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज। यहाँ पे अगर याद है तो यहाँ कर लो, यहाँ याद है तो यहाँ कर लो। ये देखो एक ये क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन इज 37 डिग्री एंड डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल बच्चा जैसा, अब क्या है मैं बताऊं, फिर भी चलो। मान लो ए बी ये रहा अपना वेक्टर, इसका डिफरेंस निकालने बोला है, तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये लो हो गया। अब इसमें बस डिट्टो बस तुमको पुट करना है। अब इसमें कुछ भी है नहीं, बस तुमको इतना नहीं पता होता जिसके कारण तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो है कॉस 37 डिग्री का वैल्यू। अब कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 और कॉस 53 का वैल्यू बताओ 3/5, ठीक है। ये अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं भी याद रहेगा तो तुम निकाल सकते हो यार। ये मान लो ये थीटा, ये मान लो तुम्हारा हो गया एक ट्रायंगल, ये 4 ये 3 ये 5, तो ये 37, तो 37 tan थीटा इज 3/4। अब इससे तुम कॉस थीटा अपना निकाल सकते हो। ये रहा, एक एंगल बना लोगे तुरंत हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेना, उसमें 37 डिग्री लिख देना, जो मैक्सिमम होता है वो तो 5 और 3 परपेंडिकुलर 3/4 लेके अपना कर लेना, ये निकल जाएगा। तुम इसको या तो याद रख सकते हो या निकाल सकते हो। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इफ दिस। अब देखो ये देखने में थोड़ा सा डरावना लगेगा, फिर तुम क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट करोगे ए प्लस बी और दोनों तरफ फॉर्मूला लिखोगे, निकालोगे। क्यों निकालना, हमने अभी थोड़ा देर पहले तो बात किया था कि ये देखो ये ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी कब इक्वल हो रहा था, दोनों का वैल्यू इक्वल कब आ रहा था, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये देखो अंडर रूट 90 डिग्री पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 90 डिग्री। हम लोग को यही तो करना है ना, ए प्लस बी वेक्टर और इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब ये कब इक्वल हो सकता है, देखो एंगल बिटवीन टू इक्वल मांग रहा है, तो इक्वल कब होता था 90 डिग्री पे, हमने अभी किया था, और वैल्यू भी क्या था, और पाई बाई टू तो समझ में आता है ना, पाई का वैल्यू होता है 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो ये हमने अभी भी किया था, और वैल्यू भी याद है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अंडर रूट ये था। और अब ये देखो ए प्लस बी बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, ध्यान देना यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया 1 1, तो इक्वल वेक्टर हो गया। अब देखो फाइन, अब तुम इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो फिर निकालो उससे एंगल। लेकिन मैंने क्या बोला था, उसको याद रख लेना कि अगर दो इक्वल वेक्टर हो तो √3 कितना पे 60 डिग्री पे, हमने ये वाला फॉर्मूला से निकाल के रखा था 2a cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू √3। इससे निकाल भी सकते हो और याद भी रख सकते हो कि जब भी ये 3 रहे √3 इक्वल वेक्टर्स के लिए तो वो 60 डिग्री पे होता है। तो हमारा थीटा क्या निकल करके आया 60। अब अपने पास ये 4 और ये मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और ये इसका भी हो गया 1, तो अपने पास ए वेक्टर ए का वैल्यू हो गया 1, वेक्टर बी का वैल्यू हो गया 4। अब अपने को निकालना है ये, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है, और cos 60 हो जाता तुम्हारा 1/2 और ये अंडर रूट, और इससे तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो। आंसर मेरे हिसाब से शायद √13 आना चाहिए। अभी देखो ये कुछ पॉइंट्स है जो याद ही रख लो, बार बार घूम फिर के आता है, क्वेश्चंस के फॉर्म में, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आएंगे, तुमको स्टेटमेंट्स में यही सब पूछेगा अगर स्टेटमेंट से बन के आया तो, ठीक है। तो देखो कम्यूटेटिव होता है याद रखना, और ये नहीं होता, अपोजिट उल्टा ही लेके चलो, ठीक है। ये होता है मतलब तो लिखने से ही समझ में आ ही रहा होगा तुमको, नहीं तो ये देखो ये अपना मान लो ये वेक्टर है ए, पहले लोग्राम बना के चलो, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसको हमने जोड़ा तो ये वेक्टर रिजल्टेंट आया इसका। अब मान लो इसी को मैंने वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये वेक्टर ए
इसको पैरेलली, ये जो वेक्टर बी था ये पैरेलली ये वेक्टर है, इसको पैरेलली अपन शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, ठीक है। अब ये देखो इसको भी पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये देखो, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ है, अभी भी दोनों का रिजल्टेंट यहीं पे। तो अगर ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो ये चीज़ सही है। लेकिन वही अगर सब्सट्रैक्शन में जाओगे तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये रहा अपना ए, ये रहा बी, मान लो ये ए ये बी, और हमने क्या बात करी थी कि अपोजिट करके जोड़ना है, तो ये माइनस बी इस तरफ और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे। अब सेम चीज़ अगर मान लो मैं b माइनस ए करूँ, मतलब b माइनस ए, तो माइनस ए यहाँ पे माइनस ए गया यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ अपना माइनस ए, ये अपना माइनस ए है और प्लस का b ये है। अब इस दोनों का सम कहाँ पे आएगा, इस दोनों का सम यहाँ पे। तो देख लो पहले रिजल्टेंट कहाँ आ रहा था, इस साइड, अब रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, इस साइड, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। सेम है कि a प्लस बी एक साथ पहले जोड़ो फिर प्लस करो, बराबर आएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ नहीं होता। बस इसको याद रख लो, थोड़ा बहुत समझाना था मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। देखो इसमें बस इतना ध्यान रखो कि तुमको ऑर्थोगोनल में बताया था कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो इसको कुछ नहीं करना है, मान लो एक ये वेक्टर है, तो इसको हमको इसका जो है रेजोल्यूशन निकालना है, मतलब इसको ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करो कि ये दो 90 डिग्री पे इसके दो कंपोनेंट्स जो है वो इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है ना, तो ऐसे ब्रेक करो कि इसके 90 डिग्री पे कंपोनेंट्स आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराओ और इसको यहाँ से जोड़ दो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया आपने को। अब बस ये मान लो अगर ये ए है तो इतना याद रख के चलो कि ये ए कॉस थीटा होगा, रीजन है अपन डिराइव नहीं करने इसलिए, ये ए कॉस थीटा और ये बचने वाला ए साइन थीटा, ठीक है। इसको याद रख के चलो, अपने को काम आएगा, क्योंकि अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाने बैठूंगा तो क्रैश कोर्स में उतना टाइम नहीं है। तो जो भी वेक्टर यहाँ से नीचे बेस होगा, बेस के साथ कॉस थीटा, और जो बचा हुआ परपेंडिकुलर रह गया वो साइन थीटा। अभी देखो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें तुमको वेक्टर का रेजोल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। बोल रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर, तो इसमें कुछ मत करो, ये वेक्टर्स अपने को 3 वेक्टर दे रखे हैं, इसको रेजोल्यूशंस में मतलब इसके कंपोनेंट्स में बांट दो। तो कंपोनेंट्स में बांटने के लिए क्या करते थे, ये एक वेक्टर रहा, इसको नीचे गिराए, यहाँ से मान लो परपेंडिकुलर गिरा ये, तो ये किस में चेंज हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5, तो हो गया 5, और क्या लिखते थे ए कॉस थीटा, तो कॉस 37 डिग्री, ये हो गया, एक ब्रेक हो गया। फिर इसका एक और कंपोनेंट आएगा इधर ही, ये पी वाला, तो ये 5 साइन 37 डिग्री, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, ये भी 5 है, तो इसका भी ए के बदले हो गया अपना 5, क्योंकि 5 यहाँ दे रखा है, और 5 का कॉस 53 डिग्री। सेम जो है वो इसका भी एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर जो साइन वाला होगा, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, 5 फिर साइन 37 डिग्री, दोनों साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो कैसे ब्रेक किया हमने, इसको यहाँ से ब्रेक किया 5 कॉस 37 डिग्री, एक इसका कॉस इधर, कॉस वाला कंपोनेंट नीचे साइन वाला ऊपर, कॉस वाला कंपोनेंट नीचे साइन वाला ऊपर, तो ऊपर 2 कंपोनेंट आए, और यहाँ पे अब देखो ये दोनों अपोजिट साइड में है, मतलब कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये रहा, और सेम वैल्यू के साथ, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 180 डिग्री पे है, सेम वैल्यू, इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन, तो 0। अब बचा ये और ये, और अगर तुम मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए चल रहे होगे तो तुम गलत हो, ठीक है। तो देखो ये इक्वल तब होते ना, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 37, यहाँ पे वैल्यू क्या है 53, तो अपन पहले पुट करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो cos 53 हो गया तुम्हारा 3/5, ये इससे कट गया, यहाँ वैल्यू आई 3। अब यहाँ पे क्या है, तो 37, तो 37 हो गया 5 × 4/5, ये यहाँ से कट गया 4, तो एक तरफ तो 4 है, एक तरफ 3, देखो अभी हमने काट दिया, अभी देखो 4 3, तो अब क्या बचा इधर, एक्स कैप में बचा 1, जिसका वैल्यू 1 है। अब इधर बात करते हैं, इधर क्या है 5 × साइन 37, तो ये बचेगा अपने पास, मान लो 5 × 3/5, ये कट गया, ये बचा 3 और ये 4, अपोजिट होता है यार, यहाँ पे अपन ने साइन गलत ले लिया, ये 53 डिग्री होगा, 37 डिग्री नहीं, ठीक है, तो 53 डिग्री। चलो मैं फ्रेश में कर देता हूँ, इस वाले का एंगल कितना बना 5 साइन 37 डिग्री, और इस वाले का एंगल कितना बना 5 साइन 53 डिग्री। तो यहाँ हो गया तुम्हारा 5 × 3/5, ये कट गया 3, यहाँ हो गया 5 × 4/5, ये कट गया, तो यहाँ बचा 3 और ये 4,
ठीक है। तो अब देखो टोटल को सम कर दो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर, तो कितना हो गया 7, और अपोजिट में इसके कितना है यहाँ पे 5, तो 7 - 5 ये बच गया 2, ठीक है। तो अब अपने पास क्या क्या बचा है, जो फाइनल वेक्टर है वो इस तरफ आया 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, बचा यहीं पे। तो अब देखो एक वेक्टर ये रहा जो जिसका मैग्नीट्यूड 2, एक यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड 1। अब दोनों वेक्टर है 90 डिग्री पे, तो तुम कर लो वही अपना 90 डिग्री पे a² प्लस b², तो ये हो गया अपना a² प्लस b², तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, अब इसको जोड़ लेना अपना, ठीक है। ये 90 डिग्री का जो हमने देखा था, देखो थीटा डिग्री जब 90 हो, अभी थोड़ा देर पहले बात किया था हमने, √a² प्लस b², ठीक है। और ये 90 डिग्री पे है 2 वेक्टर, तो डायरेक्ट अपन रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं 90 डिग्री डालने के बदले, ठीक है। इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना यार, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखो इसका यूज़ कहाँ पे आता है वो देखो, मैक्सिमम तुमको टाइम मिलेगा FBD जब बनाओगे ना NLM में जब FBD बनाओगे तब बहुत भयानक यूज़ आता है, और वहाँ हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो जैसे ये ट्रायंगल है अपने पास और ये थीटा, तो अब इसमें बोल देता है कि यहाँ पे मान लो एक बॉक्स है, कुछ वेट दे देगा इसका एक थीटा, और फिर इस पर हम लोग को FBD ड्रॉ करना होता है, और इस पर फोर्स जो लग रहा होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लगेगा mg, ये लगा mg। अब इसको हम लोग 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसके ब्रेक करेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये रहा mg कॉस थीटा और ये mg साइन थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग को इसका यूज़ पड़ता है वेक्टर का मेनली कंपोनेंट्स बनाने के लिए। और मुझे जहाँ तक लगता है तुमको इसमें ही कन्फ्यूज़न होता होगा कि ये थीटा कैसे हो गया, ठीक है। तो उसका जब NLM आएगा तब बात करेंगे, बार बार कन्फ्यूज़न हो जाता है लोग को कि इसको थीटा ले इसको, अगर होता होगा तो NLM में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी इसका काम भी नहीं है। अभी देखो ये जो 3D वेक्टर है, इसके लिए बस इतना ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ये 2 पॉइंट्स है जिस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस इसका वैल्यू याद रख लो, ठीक है। इसका वैल्यू बस याद रख लो, ऐसा ही डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता। कभी कभी बस हाँ वैल्यू दे के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पर ज़्यादातर ये 1 और 2 भरने के लिए आता है, ठीक है। और ये वाला तो कुछ भी नहीं है, अपन 2 एक्सिस में तो करते आ ही रहे थे, मान लो ये RX एक्सिस है, ये RY है, और ये एक तीसरा लगा दो, तो यहाँ तक क्या करते आ रहे थे, √a² प्लस b², और यहाँ पे एक और ऐड हो गया तो c² इसमें और ऐड कर दो, तो ये रहा a² प्लस b² प्लस c², x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस। अगर ये 3D में हो गया तो बस रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। इस पे ध्यान रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है, वो है डायरेक्शन कोसाइंस का, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो अभी जिसका सम अभी हमने 1 और 2 देखा था, बस वही है। देखो ये क्या है, x, ये y, ये z। अब मान लो ये एक अपना वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर r है, ठीक। तो ये कुछ ना कुछ अल्फा एंगल पे है, इससे x एक्सिस से अल्फा पे, इससे बीटा और इससे गामा पे, ठीक है, इससे गामा पे, ये गामा एंगल हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, तो कुछ नहीं, अगर मान लो ये देखो कॉस अल्फा, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये हो गया तुम्हारा RX, ये RX, तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस अल्फा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस में हो गया ये RX, और ये लेके चलो इसका जो वेक्टर है हमारा R, इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है कॉस बीटा, ये क्या हो जाएगा, तो RY, क्योंकि ये अब यहाँ से देखोगे तो इससे ये इसका ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड सेम तुम्हारा हो जाएगा गामा के लिए, कॉस गामा, ये हो गया RZ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया, ये होता है तुम्हारा x एक्सिस का ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन, ये y एक्सिस का हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ये z एक्सिस का हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब सेम चीज यहाँ पे देखो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो वेक्टर जो है a प्लस b कर लेंगे, क्योंकि हमें तो 2 वेक्टर दे रखा है, एक दिया होता तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ये रिजल्टेंट आएगा, और यही रिजल्टेंट अपना ये R वेक्टर हो जाएगा। मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इसका कुछ रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, और वही वेक्टर जो रिजल्टेंट आया वो अपना फाइनल वेक्टर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, इसको जोड़ के देखो a प्लस b को, तो ये कितना आ रहा है, ये तुम्हारा 1 3 4 4 हो गया, 4i कैप, फिर ये तुम्हारा 2j कैप, ये हो गया तुम्हारा 1 + 3 4, ये 2 + 3 3j कैप, प्लस ये हो गया तुम्हारा 12k कैप, ठीक है। ये हमारे पास एक फाइनल वेक्टर आया,
ठीक, अब देखो, अब अपने को बोल रहा है कि कॉस, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, तो ये क्या हो गया, आर एक्स के फॉर्म में, पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे तो आर एक्स का ये 4, तो ये हो गया अपना 4 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। ये देखो, इसका हो गया तुम्हारा 16, इसका हो गया 9, इसका हो गया 144, तो इस सबको जोड़ोगे तो ये तो 25 प्लस 144 कम्स आउट टू 169, इसका रूट यानी 13 का स्क्वायर, ठीक है, ये 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो गया। अब बस 4/13, फिर क्या हो गया, कॉस बीटा में आ जाएगा तुम्हारा ये, कहाँ है क्वेश्चन यार, ये रहा, ये 3, तो ये 3/13, फिर आ जाएगा तुम्हारा कॉस गामा में जेड एक्सिस पे कितना है 12, तो ये 12/13, बस ये डायरेक्शन कोसाइंस होता है, ये सारा डायरेक्शन कोसाइंस। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी, तो ये रहा ए प्लस बी, अब बोल रहा है कि इसके डायरेक्शन में आना चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये होता है डायरेक्शन, ये अपने पास आ गया डायरेक्शन। अब ए प्लस बी कर लो, तो ए प्लस बी 2 प्लस, अब देखो इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना कि ये मैंने कैसे कर दिया, 3i कैप प्लस ये जे कैप, और ये रहा तुम्हारा प्लस में 2k कैप, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना कि डायरेक्ट कैसे जोड़ रहे हैं, तो देखो इंडिविजुअली जोड़ रहे हैं, 2i कैप और ये i कैप, इसके पीछे 1 लगा हुआ है, तो ये i और i तो पैरेलल वेक्टर हो गए ना, पैरेलल वेक्टर 0 डिग्री, तो हम लोग a प्लस बी डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों i कैप यानी सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर 0 0, तो ये डायरेक्ट ऐड हो सकता है, 2 और 1 3 ऐड, ये 5 और, तो ये अपोजिट हो गया, ये 5 ये 4, तो बचा 1 अपने पास, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्ट कैसे जोड़ दे रहे सर, फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि दोनों 0 0 डिग्री पे, तो ए प्लस बी हो जाता है, ये रहा। अब अपने पास जो है ए प्लस बी एक रिजल्टेंट आ गया, अब कुछ भी नहीं है, तो यूनिट वेक्टर के लिए ये अपने पास फाइनल वेक्टर बन के आया, तो फाइनल वेक्टर मान लो ये वेक्टर है, तो ये हो गया अपना 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट, और इस सब का स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया है, ये वाला ये रहा, ये लो, अगर कन्फ्यूज़न हो तो ले ही लो, 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का ये 2 का स्क्वायर, ये प्रोसेस ये स्टेप से यहाँ है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 14, टोटल सम रूट 14, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, पूछ सकते हो, टेंशन नहीं लेना। मुझे लगता है तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रही होगी इस क्वेश्चन में, तो एक बार और समझ लो। देखो ए प्लस बी वैक्टर हमने किया पहले, अब हमने यूनिट वेक्टर बोल रहा है कि रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मान लो इस दोनों का सम कुछ ना कुछ तो आर आया होगा। अब ये आर एक वेक्टर होगा, और वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, और यहाँ चलो ये मान लो ये वेक्टर आया रिजल्टेंट, और इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अब बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन, तो ये हो गया इधर शिफ्ट, तो ये रहा अपने पास ये वेक्टर, तो ये हो गया आर वेक्टर, और ये इधर से आया मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आर वेक्टर, तो देखो ये डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में आया, और ये यूनिट कैप ही डिनोट करता है किसको, डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन से हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला, ए वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था ये, और रिजल्टेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बस वो डिनोट करता है किसको, तो डायरेक्शन को, जो कि होता है डिनोट करते हैं जिसको हम लोग कैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट अ वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब बोल रहा है, मान लो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अपन कि ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसमें कुछ एक, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा। अब बोल रहा है उसमें कुछ ऐसा वेक्टर डालो जो कि सी वेक्टर है, जिससे कि रिजल्टेंट जो है वो आए वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, अलोंग वाई एक्सिस आए। तो वाई एक्सिस के लिए हम लोग यूज करते हैं के कैप, डायरेक्शन वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं जे कैप, एक्स के लिए यूज करते हैं आई कैप, और
जेड के लिए यूज करते हैं के कैप। तो देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बोल रहा है तो जे कैप इसका यूनिट हो गया 1। अब देखो ये हो गया सी वेक्टर इक्वल्स टू इन दोनों का ये जे कैप माइनस ये उधर जाके ए प्लस बी माइनस में, क्योंकि होल सम बोला था इसका रिजल्टेंट, अब यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो माइनस ए प्लस बी अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाता है, ये रहा ये, तो ये हो गया 2 + 1 3 आई कैप, फिर ये प्लस ये माइनस तो ये जे कैप और प्लस 2 1 1 2, तो ये हो गया 2 कैप। ठीक है, ये हो गया। अब जे कैप तो देखो ये प्लस और ये कट गया है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना माइनस, तो ये कट गया, बचा क्या अपने पास 3 आई कैप प्लस 0 माइनस 2 के कैप, तो ये हो गया अपने पास -3 आई कैप माइनस 2 के कैप। तो ये वो वेक्टर है सी वेक्टर जो ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो अलोंग जे एक्सिस ये अलोंग वाई एक्सिस मिलेगा हम लोग को। तो ये वेक्टर अगर हम लोग ऐड कर दें इसमें इसके रिजल्टेंट इसके सम में, तो हम लोग को जो वेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा अलोंग वाई एक्सिस। अब बात करते हैं इस लेक्चर की लास्ट टॉपिक की। अभी देखो ये जो है स्केलर प्रोडक्ट, अब इसमें देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग क्या ध्यान देंगे, एक वेक्टर है दो वेक्टर है, जब ए डॉट बी करेंगे उसको डॉट प्रोडक्ट मानो, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो जब ए डॉट बी करेंगे तो हम लोग के सामने एक फॉर्मूला आता है, वो क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में कॉस थीटा। लेकिन हमेशा एक कन्फ्यूजन होता रहता है कि डॉट प्रोडक्ट में ये कॉस थीटा था या फिर साइन थीटा था। तो इसको याद रखने का देखो सिंपल सा इजी टेक्निक है, ये फॉर्मूला ए डॉट बी कॉस थीटा ये सब नहीं याद रहेगा, लेकिन तुमको ये याद रहेगा वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। देखो ये अपना हो गया ए, ये हो गया अपना बी और कॉस थीटा ही याद रखना। कभी कभी जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लोगे ना तब साइन थीटा आने लग जाएगा दिमाग में और उस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो उससे बचने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखो हमेशा। मैंने तो अब तक यही किया है। तो एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा, तो वर्क का फॉर्मूला तुमको याद भी हो गया और इससे ये भी याद रहेगा। दूसरा इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको हम लोग ध्यान देते हैं कि ए डॉट बी, अब इस पे डिपेंड करता है ये थीटा पे, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो देखो 3 थीटा, एक तो एक्यूट तो पता है ना, उसके बाद फिर ऑब्ट्यूस और एक 90। तो 90 वाला जो थीटा है यहाँ तो पॉजिटिव होगा वर्क, अगर थीटा है एक्यूट तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, और अगर ऑब्ट्यूस है तो निगेटिव वर्क डन होगा, मतलब निगेटिव आएगी इसकी वैल्यू। और 90 पे हम लोग जानते हैं कि वो कूली वाला प्रॉब्लम की उठाता है सर पे, तो वर्क डन जो है 0 हो जाता है जब भी फोर्स 90 पे लगता है। वो कैसे, इसी से, तो जब 90 पे रहेगा तो इसका ए डॉट बी जो है वो 0 के बराबर आएगा। अभी देखो कि कॉस जो है, अब मान लो एक केस लेते हैं केस 1 कि कॉस थीटा, मान लो थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, ठीक, तो वैल्यू कितना हो गया, कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है 1, तो ए डॉट बी और कितना हो गया कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो ए डॉट बी और ये इसका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। फिर आते हैं कॉस थीटा जिसमें थीटा रहेगा अपना 180 के बराबर, ठीक है, तो क्या गया ए डॉट बी, ठीक है, मतलब ए डॉट बी नहीं, ए डॉट बी मत लिखो, डॉट अपन कर चुके हैं उसके लिए लगा चुके हैं, तो ए बी और यहाँ पे कॉस थीटा कितना है 180 का कितना होता है -1, इसका वैल्यू होता है -1, तो ये इसके आगे एक माइनस लग गया और ये मिनिमम वैल्यू हो गया इसका। अब ये देखो ये ऑब्ट्यूस में आ गया केस और ये एक्यूट में आ गया केस। यहाँ देखो वर्क डन क्या है पॉजिटिव और यहाँ वर्क डन क्या है निगेटिव, ठीक है, ये वाला केस सेटिस्फाई हो गया अपना। और 90 पे तो तुमको पता ही है, कूली को वर्क करते देखे हो, क्लास 9th में जो है हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें केस भी बनता है यही है 90 वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनेगा कि जब बोलेगा तुमको कि दो वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल वर्ड मैं जानबूझ के याद करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में इसी तरह से मेंशन किया गया रहता है। या तो उसको ऑर्थोगोनल बोल दो, या बोलेगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ए डॉट बी हमेशा 0 के बराबर होगा।
अब देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम लोग को याद ही रखना है, ठीक है, कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का, तो कॉस 0 1। फिर बात करते हैं आई डॉट आई जे डॉट के और के डॉट आई, ये आई कैप है, ये सारा यूनिट वेक्टर है क्योंकि इस सब के ऊपर कैप लगा पड़ा है। देखो कैप ये छूट गया था। तो इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है, क्योंकि ये देखो ये आई है मतलब एक्स एक्सिस पे है, ये वाई है एक्स वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री, तो 0। अभी प्रोडक्ट करके आए हुए हैं हम लोग एफ डॉट एस कॉस थीटा में, थीटा 90 डिग्री 0 पीछे कर चुके हैं। फिर देखो ये वाला जो पॉइंट है इसमें याद रखना तुमको ये है कि कोई भी वेक्टर जो है अगर अपने ही वेक्टर से सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, खुद से अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो अपने मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ सेम पॉइंट जो है वो यहाँ से इलेबरेट करो क्योंकि वो तो यूनिट वेक्टर है, वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए, फिर तो ए इंटू ए, देखो ये मैग्नीट्यूड है ए इंटू ए और कॉस 0, इन दोनों के अब खुद दो जो वेक्टर सेम है उसके बीच में थीटा होता है 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री पे हो गया 1 इंटू 1। फिर यहाँ सेम इसको रिपीट करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 थीटा 0, लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे अगर किसी और वेक्टर के साथ आया तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसके वजह से यहाँ पे वो कॉस थीटा के बराबर होगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब क्या कि 4 इंटू 3 करो या 3 इंटू 4 करो, बात बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि इसके पास एंगल तो है ही नहीं, मतलब डायरेक्शन तो है ही नहीं जो डिफर करेगा, इसीलिए 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 एक ही बात है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या है, इन दोनों को पहले जोड़ के मल्टीप्लाई करो या इंडिविजुअली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। मेन ये है तुमको ये चीज़ पे ध्यान देना क्योंकि ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूँ। इसको क्लियर करने के लिए तो हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा, ये याद भी हो जाएगा। पर ये चीज़ जो है ना, ये क्वेश्चन बनता है, ये दोनों चीज़ ऐसे करके जो ऐड और सब्ट्रैक्ट में जो चीज़ याद रखे हो उसको भी याद रखना क्योंकि वो भी क्वेश्चन में बन के आएगा। क्या क्या था वो, तो एडिशन क्या था, कम्यूटेटिव था, सब्ट्रैक्शन नहीं था, एसोसिएटिव था कौन, एडिशन, ए से एसोसिएटिव, ए से एसोसिएटिव, ए से एडिशन, और सब्ट्रैक्शन नहीं था। अब नेक्स्ट क्या है देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ए डॉट बी वेक्टर और ए कैप डॉट बी कैप, और थीटा दे रखा है। देखो ये है अपने पास ए कैप, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में थीटा। तो अब क्या बोल रहा है, पहला ए डॉट बी, फॉर्मूला क्या है अपने पास, एफ एस कॉस थीटा, वैसे ए तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका, ए डॉट बी ये लो मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा ये रहा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 4 और कॉस 37, कॉस 37 का वैल्यू 4/5, तो ये रहा 6 इंटू 4 इंटू 4/5, कितना हो गया 96 और 24, 24 इंटू 4 96/5। अब बोल रहा है कि ए कैप और बी कैप का प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो जो ए कैप है वो तो डायरेक्शन है ना, तो किसके डायरेक्शन में होगा, ए के ही डायरेक्शन में, तो ए कैप यहाँ, बी कैप किसके डायरेक्शन में होगा, वी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो बी कैप। तो सेम अब इन दोनों के बीच में 37 डिग्री का एंगल, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप मैग्नीट्यूड और कॉस 37 डिग्री। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 और इंटू कॉस 4/5 हो गया 4/5, ये रह गया अपना आंसर। ठीक है, इसमें बस इतना ही ध्यान रखना था कि ए कैप और बी कैप का जो मल्टीपल बोल रहा है, तो ए कैप बी कैप का जो मल्टीपल आया है वो क्या होगा। तो जब हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर मान लो ये वेक्टर अपना मैग्नीट्यूड और इसी के डायरेक्शन में ए कैप, ये चीज़ लिखते हैं ना यूनिट वेक्टर के लिए, तो ये डायरेक्शन दिखाते हैं। तो डायरेक्शन किसका है, ये ए कैप का, तो ए कैप के मतलब ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा ना इसका ये ए कैप, इसीलिए यहाँ पे ए कैप, यहाँ पे इसका डायरेक्शन बी कैप, दोनों का मल्टीप्लाई, और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू √3/2 AB।
तो अब देखो इसमें डिट्टो इसी के साथ चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला है, ए बी ये हो गया, फिर ये रहा, ठीक है। अब इसके साथ बोलता है कि कॉस थीटा ये वैल्यू है √3/2 AB, तो ये और ये तो कट गया। अब आया अपने पास क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2, और कॉस में वैल्यू कितना होता है, ये मुझको तो डायरेक्ट ही याद है कि 30 डिग्री होता है ना। कॉस थीटा √3/2 कितना होता है 30 डिग्री, लेकिन इसको चलो एक स्टेप तुम्हारे लिए और, कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ लिखा हमने कॉस 30 डिग्री, ये कट गया, फिर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर इसको पाई में लिखना हो तो π/6, क्योंकि ये कैसे होगा देखो 180 डिग्री 6 काटेंगे तो ये 30 डिग्री, तो इसको हम लोग π/6 किसमें, बेसिक मैथ्स में। ठीक है, फिर इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ढेर सारे क्वेश्चंस एक साथ लगा के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर देखते हैं अगला चैप्टर में क्या करना।